नमस्कार। आज हम ठोस पदार्थों की मतलब सॉलिड्स की दिलचस्प दुनिया में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो क्रिस्टलीय ठोसों पर बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस मतलब जिनमें परमाणु या अणु एक खास पैटर्न में एकदम सलीके से जमे होते हैं। और आज का हमारा मिशन क्या है? सिर्फ ये लिस्ट बनाना नहीं कि कितने टाइप के होते हैं, बल्कि ये समझना कि कैसे, आप सोचिए, सिर्फ कुछ ही बेसिक तरीकों से परमाणु और अणु आपस में जुड़कर दुनिया के सारे ठोस पदार्थ बना देते हैं, चाहे वो रोज का नमक हो या फिर बेशकीमती हीरा। और सबसे मजेदार बात, कैसे यही जुड़ाव, ये बॉन्डिंग तय करती है कि कोई चीज नरम होगी या सख्त, बिजली की अच्छी चालक होगी या नहीं, पीटने पर फैल जाएगी या टूटकर बिखर जाएगी। तो चलिए परत दर परत इस राज को खोलते हैं, देखते हैं कि कैसे ये छोटी सी बनावट बड़े गुणों को जन्म देती है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम चीज से, आयोनिक ठोस, जैसे हमारा साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। हाँ बिल्कुल। आयनिक ठोस जैसा नाम से ही लग रहा है, आयनों से बने होते हैं। तो स्रोतों में यह बताया गया है कि इनमें जो मूल कण हैं वो हैं पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन और नेगेटिव आयन यानी एनायन। अच्छा। जैसे चुंबक के अलग अलग पोल एक दूसरे को खींचते हैं ना, हाँ। वैसे ही ये आयन एक बहुत मजबूत बिजली के खिंचाव से, जिसे हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलम बल कहते हैं, उससे एकदम कसकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये ऐसे ही बेतरतीब नहीं होते, बल्कि एक बहुत ही नियमित 3 डायमेंशनल जाली जैसी संरचना, क्रिस्टल लैटिस जिसे कहते हैं, उसमें अपनी अपनी जगह पर टिके होते हैं। और इसी मजबूत खिंचाव का, इसी बॉन्ड का असर इनके गुणों पर साफ दिखता होगा। स्रोत कहते हैं कि ये आमतौर पर काफी कठोर होते हैं, हार्ड। लेकिन साथ ही एक और बात है, ये भंगुर होते हैं, ब्रिटल। मतलब अगर जोर लगाया जाए तो ये मुड़ते नहीं, बल्कि चटक कर टूट जाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये उनकी अंदर की जमावट की वजह से है। कल्पना कीजिए कि आयनों की परतें हैं, एक के ऊपर एक सजी हुई, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे। ठीक है। अब अगर आप जोर लगाकर इन परतों को थोड़ा सा भी खिसका दें, बस जरा सा, तो क्या होगा? पॉजिटिव आयन के सामने पॉजिटिव आयन आ सकता है, ओह। और नेगेटिव के सामने नेगेटिव। ओह। तो वो एक दूसरे को धकेलेंगे। बिल्कुल। सेम चार्ज तो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, और इसी जोरदार प्रतिकर्षण, रिपल्शन के कारण क्रिस्टल ठीक वहीं से टूट जाता है। इसीलिए वो कठोर तो हैं, पर जरा सा झटका लगा नहीं कि बिखर जाते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और इसी मजबूत बंधन की वजह से इनका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता होगा, क्योंकि इन आयनों को अलग करने में काफी जोर लगाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही। इन शक्तिशाली स्थिर वैद्युत बलों को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए। इसीलिए ज्यादातर आयोनिक ठोसों को पिघलाने के लिए बहुत ऊंचे तापमान की जरूरत होती है। नमक को ही देख लें, 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान चाहिए उसे पिघलाने के लिए। अच्छा, अब एक और जरूरी गुण पर आते हैं, बिजली का चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। स्रोत बताते हैं कि ठोस अवस्था में मतलब सॉलिड फॉर्म में आयोनिक ठोस बिजली के कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर। लेकिन अगर उन्हें पिघला दिया जाए या पानी में घोल दिया जाए तो वो अच्छे सुचालक मतलब कंडक्टर बन जाते हैं। इसमें क्या राज है? क्या पिघलने पर सभी चीजें बिजली चलाने लगती हैं, या ये सिर्फ आयनों की कहानी है? नहीं नहीं, ये खास तौर पर आयनों की ही कहानी है। देखिए, बिजली चलाने के लिए जरूरी है कि चार्ज वाले कण मतलब चार्ज पार्टिकल्स चल सकें, मूव कर सकें। ओके। ठोस अवस्था में क्या होता है? आयन अपनी लैटिस वाली जगहों पर एकदम फिक्स होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं, वो हिल डुल नहीं सकते। अच्छा। इसलिए ठोस नमक बिजली नहीं चला सकता। लेकिन जब आप उसे पिघलाते हैं तो वो स्थिर ढांचा टूट जाता है, आयन आजाद हो जाते हैं और उस लिक्विड में घूमने फिरने लगते हैं। या फिर जब आप उसे पानी में घोलते हैं तो पानी के अणु आयनों को घेरकर उन्हें एक दूसरे से अलग कर देते हैं। अब वो आयन पूरे घोल में आजादी से तैर सकते हैं, और क्योंकि ये आयन चार्ज्ड हैं और अब चल सकते हैं, तो वो बिजली के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ओह, तो इसलिए पिघली हुई या घुली हुई हालत में वो कंडक्टर बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सिर्फ पिघलना काफी नहीं है, चार्ज वाले कणों का चलने के लिए आजाद होना जरूरी है। समझ गई। तो ठोस में कुचालक, पर पिघली या घुली अवस्था में सुचालक। स्रोत में NaCl के अलावा कुछ और उदाहरण भी थे,
जैसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, पोटेशियम क्लोराइड KCl। हाँ, ये सब भी आयनिक ठोस हैं। आप देखेंगे कि ये आमतौर पर एक धातु और एक या ज्यादा अधातु के मिलने से बनते हैं। इनके ऊंचे गलनांक इन्हें कुछ खास कामों में उपयोगी बनाते होंगे शायद, जैसे भट्टियों की लाइनिंग वगैरह में। हाँ बिल्कुल, जहां बहुत ज्यादा तापमान सहना हो। लेकिन इनकी भंगुरता मतलब ब्रिटलनेस इन्हें आम ढांचा बनाने के कामों के लिए ठीक नहीं बनाती। ठीक है, तो हमने देखा आयनिक ठोस जिनमें आयन होते हैं, मजबूत बिजली के बल से जुड़े होते हैं, कठोर पर भंगुर। लेकिन क्या हो अगर कण आयन ना हो बल्कि परमाणु हो और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके एक बहुत बड़ा अटूट जाल जैसा बना ले? यहीं पर हमारे स्रोतों में दूसरे टाइप के ठोस की बात आती है, सहसंयोजक नेटवर्क ठोस, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। ये तो सच में कमाल के लगते हैं। हाँ, ये वाकई में बहुत अलग हैं, आयनिक ठोसों से एकदम अलग। इनमें जो बनाने वाले कण हैं वो आयन नहीं बल्कि एटम होते हैं, परमाणु। और ये परमाणु आपस में आयनिक बंधन से नहीं बल्कि सहसंयोजक बंधनों मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब जहां एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। हाँ वही, जब दो एटम अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि ये बंधन सिर्फ 2-4 एटम तक ही नहीं रहते। ये बंधन पूरे क्रिस्टल में एक एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे करके लगातार फैलते जाते हैं, एक कंटिन्यूअस 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हुए। अब इसको ऐसे सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा क्रिस्टल ही एक अकेला बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन गया हो, एक जायंट मॉलिक्यूल। एक पूरा क्रिस्टल एक मॉलिक्यूल जैसा, वाह। और जाहिर है इस विशाल बनावट और इन बहुत मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड्स का इनके गुणों पर जबरदस्त असर पड़ता होगा। स्रोत बताते हैं कि ये पदार्थ अत्यंत कठोर होते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड, और असंपीड्य भी, मतलब इन्हें दबाकर छोटा करना लगभग नामुमकिन है। हीरा, डायमंड, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहते हैं सबसे कठोर नेचुरल चीज है। हाँ जी। और ये सोचना ही कमाल है कि ये सिर्फ कार्बन एटम के एक खास तरीके से जुड़ने का नतीजा है, वो टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट में। बिल्कुल, और सिर्फ कठोरता ही नहीं, इनका गलनांक और क्वथनांक मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा ऊंचे होते हैं। आप सोचिए जरा, पूरे क्रिस्टल में इतने सारे इतने मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड फैले हुए हैं, उन सबको तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सही बात है। हीरे को पिघलाना तो आम हालात में लगभग नामुमकिन है। वो पिघलने से पहले ही बहुत ऊंचे तापमान पर, करीब 4000 डिग्री सेल्सियस पर, या तो जलने लगता है या ग्रेफाइट में बदल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा कठोर और बहुत ज्यादा ऊंचे गलनांक वाले होते हैं। अच्छा, बिजली के चालन का क्या? आयनिक वाले तो ठोस में कुचालक थे, क्या ये भी वैसे ही हैं? हाँ, ज्यादातर सहसंयोजक नेटवर्क ठोस गर्मी और बिजली दोनों के ही कुचालक होते हैं, इंसुलेटर। इसकी वजह यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं वो आमतौर पर उन्हीं दो एटम के बीच फंसे रहते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। अच्छा, वो पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए आजाद नहीं होते, जैसे आयनिक ठोस में पिघलने पर आयन घूमते हैं या जैसे धातुओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो हम आगे देखेंगे। और अगर चार्ज वाले कण चल नहीं सकते तो बिजली कैसे चलेगी? ठीक है, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि इसमें कुछ बड़े जरूरी अपवाद हैं, एक्सेप्शंस। हाँ, और ये अपवाद बहुत ही दिलचस्प हैं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं, पर उनके गुण जमीन आसमान जितने अलग हैं। हाँ, ये तो है। हीरा, जैसा हमने कहा, बिजली का तो कुचालक है, लेकिन वो गर्मी का, हीट का एक असाधारण रूप से अच्छा सुचालक है, तांबे से भी कई गुना बेहतर। अरे वाह! ये उसकी बहुत ही कठोर और नियमित संरचना की वजह से है, जिसमें वाइब्रेशंस बहुत अच्छे से फैल पाते हैं। दूसरी तरफ ग्रेफाइट है, जो पेंसिल की लेड में होता है, वो बिजली का काफी अच्छा सुचालक है। हाँ, ये कैसे? वो भी तो कार्बन है। इसलिए क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना परतों में होती है, लेयर्स में, और हर परत के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो एटम के बीच बंधे नहीं होते, वो पूरी परत में घूमने के लिए आजाद होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, और यही घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को बिजली चलाने की क्षमता देते हैं। गजब है। मतलब सिर्फ एटम के जुड़ने का तरीका बदलने से गुणों में इतना बड़ा फर्क आ गया। एक ही एलिमेंट कार्बन और दो इतने अलग पदार्थ, हीरा और ग्रेफाइट। हाँ, संरचना ही सब कुछ तय करती है। स्रोत में हीरे और ग्रेफाइट के अलावा क्वार्ट्ज का भी जिक्र है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, जो रेत और पत्थर में होता है। हाँ, क्वार्ट्ज भी एक नेटवर्क सॉलिड है। और बोरॉन नाइट्राइड भी। ये सभी अपनी कठोरता और हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए जाने जाते हैं। तो ये आयनिक ठोसों से भी ज्यादा सख्त हो सकते हैं,
पर ज्यादातर बिजली नहीं चलाते, सिवाय ग्रेफाइट जैसी खास बनावट के। हमने अब तक बहुत मजबूत बंधनों की बात की, आयनिक ठोस में वो बिजली वाले जोरदार बल और सहसंयोजक नेटवर्क में वो अटूट कोवेलेंट बंधन। लेकिन क्या सारे ठोस ऐसे ही मजबूती से जुड़े होते हैं? हमारे स्रोतों में एक बिल्कुल अलग तरह के ठोस का भी जिक्र है, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये बाकियों से काफी अलग लगते हैं। बिल्कुल, यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अलग अलग अणु हैं, मॉलिक्यूल्स। ये अणु खुद के अंदर तो मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड से बने हो सकते हैं, जैसे पानी का मॉलिक्यूल H2O या कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। हाँ, लेकिन जब ये अणु मिलकर ठोस बनाते हैं तो वो एक दूसरे से उन मजबूत बॉन्ड से नहीं जुड़ते, बल्कि उन्हें एक साथ जोड़कर रखने वाले बल बहुत कमजोर होते हैं, जिन्हें हम अंतर आणविक बल कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये बल मॉलिक्यूल्स के बीच काम करते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर के एटम्स के बीच नहीं। अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये कौन कौन से होते हैं? कुछ याद आ रहा है स्कूल से? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये कई तरह के हो सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि मॉलिक्यूल कैसा है। जैसे अगर मॉलिक्यूल पोलर है, मतलब उसमें थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा नेगेटिव सिरा है, तो उनके बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। फिर सभी तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच, चाहे वो पोलर हो या ना हो, बहुत ही कमजोर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के अचानक एक तरफ ज्यादा हो जाने से बनते हैं, क्षण भर के लिए। अच्छा। और कुछ खास मॉलिक्यूल्स में, जैसे पानी में, जहां हाइड्रोजन किसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से जुड़ा हो, वहां एक खास थोड़ा ज्यादा मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, हाइड्रोजन बंधन, जैसे बर्फ में होता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये सारे बल, डाइपोल डाइपोल, लंडन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले बहुत बहुत कमजोर होते हैं। और इन कमजोर बलों का सीधा असर हम उनके गुणों में देखते होंगे। स्रोत कहते हैं कि आणविक ठोस आमतौर पर नरम होते हैं, सॉफ्ट, और उनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, काफी कम होता है। ये तो समझ आता है, क्योंकि इन्हें पिघलाने के लिए बस इन कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ही तोड़ना है, मॉलिक्यूल के अंदर के मजबूत बॉन्ड को नहीं छेड़ना है। बर्फ, H2O, या सूखी बर्फ, सॉलिड CO2, ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है। हाँ। और सूखी बर्फ तो सामान्य दबाव पर पिघलती ही नहीं, सीधे गैस बन जाती है, सब्लिमेशन कहते हैं शायद। और वो भी कितने कम तापमान पर, -88.5 डिग्री सेल्सियस पर। सही कहा। और बिजली के चालन की बात करें तो ये भी खराब सुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर्स, बल्कि अच्छे इंसुलेटर माने जाते हैं। क्यों? इनमें आयन तो नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन तो है मॉलिक्यूल में। हाँ, इलेक्ट्रॉन हैं, पर वो मॉलिक्यूल के अंदर ही कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं। वो पूरे ठोस में घूमने के लिए आजाद नहीं है। न तो इनमें आजाद आयन हैं, जैसे आयनिक ठोसों में पिघली अवस्था में थे, और न ही आजाद इलेक्ट्रॉन जैसे धातु में होते हैं। तो चार्ज ले जाने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए बिजली नहीं चला सकते। तो ये नरम, कम गलनांक वाले और बिजली के कुचालक। स्रोत में बर्फ और सूखी बर्फ के अलावा ठोस क्लोरीन, Cl2, ठोस आयोडीन I2 और कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे नेफ्थलीन जो कपड़ों में रखते हैं, या मोम, ये सब आणविक ठोस के उदाहरण हैं। हाँ, ये सब या तो सामान्य तापमान पर गैस या लिक्विड होते हैं, या फिर ठोस हों तो काफी नरम होते हैं। हाँ, एक बात है, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे बर्फ, वो बाकी आणविक ठोसों से थोड़े ज्यादा मजबूत और थोड़े ज्यादा गलनांक वाले हो सकते हैं, पर फिर भी आयनिक या नेटवर्क ठोसों के मुकाबले काफी कम। अच्छा, और बर्फ का पानी से हल्का होना, वो भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है ना? वो खुली खुली संरचना बना लेता है। बिल्कुल ठीक है। अब तक हमने ऐसे ठोस देखे जो या तो भंगुर है, आयनिक, या फिर बहुत ज्यादा कठोर, नेटवर्क, या फिर नरम, आणविक, और ज्यादातर ठोस अवस्था में बिजली भी नहीं चलाते, ग्राफाइट जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें तो। लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में धातुएं, मेटल्स बिल्कुल अलग होती हैं। वो अक्सर मजबूत होती हैं, पर भंगुर नहीं होती। उन्हें मोड़ा जा सकता है, पीट कर फैलाया जा सकता है, तार खींचे जा सकते हैं, और बिजली और गर्मी की तो वो जबरदस्त चालक होती हैं। तो इनकी क्या कहानी है? ये हमें लाता है चौथे और आखिरी प्रकार पर, धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स। हाँ, धातुओं की बनावट और उनमें जो बंधन होता है वो सचमुच बहुत अनोखा है, और वही उन्हें उनके खास गुण देता है। स्रोत बताते हैं कि धात्विक ठोसों में भी बनाने वाले कण धातु के परमाणु ही होते हैं।
लेकिन धातु के परमाणु क्या करते हैं, वो अपने सबसे बाहरी शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। हाँ, और जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो खुद क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयन, कैटायन। ये पॉजिटिव आयन एक नियमित व्यवस्थित क्रिस्टल जाली, क्रिस्टल लैटिस में अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने छोड़े थे, वो किसी एक आयन के साथ बंध कर नहीं रहते हैं। वो पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए एकदम आजाद हो जाते हैं। इन घूमने वाले आजाद इलेक्ट्रॉनों के झुंड को अक्सर इलेक्ट्रॉनों का समुद्र कहा जाता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों का समुद्र, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कल्पना तो बड़ी मजेदार है। तो इसमें आयन एक तरह से डूबे हुए हैं? हाँ, कह सकते हैं। वो पॉजिटिव आयन उस इलेक्ट्रॉन समुद्र में एक व्यवस्थित तरीके से जमे हुए हैं। तो यहाँ बंधन कैसे बनता है? इन पॉजिटिव आयनों और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या रिश्ता है? यहीं पर आता है धात्विक बंधन, मेटालिक बॉन्ड। ये बंधन असल में इन स्थिर पॉजिटिव आयनों और उनके चारों ओर घूमते हुए डीलोकलाइज्ड नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के बीच का आकर्षण है। हर पॉजिटिव आयन को ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं और साथ ही ये इलेक्ट्रॉन दूसरे पॉजिटिव आयनों को भी अपनी तरफ खींचते हैं। ये एक तरह का सामूहिक आकर्षण है जो पूरे क्रिस्टल को एक साथ मजबूती से बांधे रखता है। और यही घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, यही धातुओं के सबसे जाने पहचाने गुणों के लिए जिम्मेदार है ना? जैसे बिजली और गर्मी का बेहतरीन चालन। बिल्कुल, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ही धातुओं को ऊष्मा और विद्युत का इतना अच्छा सुचालक बनाते हैं। जैसे ही आप धातु के एक सिरे पर थोड़ा वोल्टेज लगाते हैं, ये आजाद इलेक्ट्रॉन फौरन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के असर में क्रिस्टल के अंदर बहने लगते हैं। बस यही तो इलेक्ट्रिक करंट है। इसी तरह जब आप धातु का एक हिस्सा गर्म करते हैं तो ये तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन उस गर्मी को, हीट एनर्जी को जल्दी से सोख लेते हैं और अपनी तेज गति से उसे पूरे क्रिस्टल में फैला देते हैं। इसीलिए धातु इतनी जल्दी गर्म हो जाती है। और उनकी बनावट उन्हें वो लचीलापन भी देती है। स्रोत कहते हैं कि धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं, मैलिएबल मतलब पीट कर चादर बना सकते हैं, और तन्य होती हैं, डक्टाइल मतलब तार खींच सकते हैं। ये आयनिक ठोसों की भंगुरता से एकदम उल्टा है। हाँ, ये भी उसी मेटालिक बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल का नतीजा है। जब आप धातु पर बाहर से जोर लगाते हैं तो पॉजिटिव आयनों की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं बिना बंधन टूटे। बिना टूटे? क्यों? क्योंकि वो जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है वो तो हर जगह है। वो उन आयनों को लगातार पकड़े रखता है, चाहे उनकी जगह थोड़ी बदल भी जाए। ये आयनिक क्रिस्टल से बिल्कुल अलग है। वहां जरा सा खिसकने पर क्या हुआ था, सेम चार्ज आमने सामने आ गए थे और क्रिस्टल टूट गया था। हाँ, धातुओं में वो इलेक्ट्रॉन समुद्र एक तरह के लुब्रिकेंट या गोंद जैसा काम करता है। वो परतों को फिसलने तो देता है पर अलग नहीं होने देता। ये बहुत अच्छे से समझ आया कि हम धातुओं को इतने अलग अलग आकार क्यों दे पाते हैं। अच्छा, लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि सारी धातुएं एक जैसी नहीं होती। उनकी कठोरता, उनका गलनांक, ये सब अलग अलग होता है। हाँ, निश्चित रूप से। मेटालिक बॉन्ड कितना मजबूत है ये इस पर निर्भर करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े गए हैं, आयन का साइज क्या है, वो कैसे पैक हुए हैं। इसलिए कुछ धातुएं जैसे सोडियम, Na, पोटेशियम के, वो तो बहुत नरम होती हैं, चाकू से कट जाती है और उनके मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम होते हैं। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ टंगस्टन, W जैसी धातु है, बहुत कठोर और गलनांक बहुत ही ज्यादा, 3400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। इसीलिए तो पुराने बल्ब के फिलामेंट में लगता था। हाँ। धातुओं को आपस में मिलाकर मिश्र धातु मतलब एलॉय बनाने से उनके गुणों को और भी बेहतर या अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। जैसे स्टील है, लोहा और कार्बन का एलॉय, या पीतल, तांबा और जस्ता का। तो संक्षेप में कहें तो हमने क्रिस्टलीय ठोसों के 4 मुख्य प्रकार देखे, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। पहला, आयनिक ठोस, आयनों से बने, मजबूत स्थिर वैद्युत बल, कठोर पर भंगुर, उच्च गलनांक, ठोस में कुचालक पर पिघली अवस्था में सुचालक, जैसे नमक, NaCl। हाँ। दूसरा, सहसंयोजक नेटवर्क ठोस, परमाणुओं से बने लगातार कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क, अत्यंत कठोर, बहुत उच्च गलनांक, आमतौर पे कुचालक, अपवाद ग्रेफाइट और हीरे की ऊष्मा चालकता, जैसे हीरा, क्वार्ट्ज। सही। तीसरा, आणविक ठोस, अणुओं से बने, कमजोर इंटरमोलिकुलर बल, नरम, कम गलनांक, कुचालक, जैसे बर्फ, सूखी बर्फ। बिल्कुल। और चौथा, धात्विक ठोस, धातु आयनों और इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से बने मेटालिक बॉन्ड, कठोरता, गलनांक अलग अलग, आघातवर्ध्य और तन्य,
बिजली और गर्मी के बेहतरीन चालक, जैसे लोहा, तांबा, सोना। हाँ। और हमने देखा कि ये जो वर्गीकरण है, ये क्लासिफिकेशन, ये मुख्य रूप से दो बातों पर टिका है। एक तो ठोस को बनाने वाले कण कौन से हैं, आयन, परमाणु या अणु। हाँ, और दूसरा उन कणों को आपस में बांधने वाले बल कौन से हैं, स्थिर वैद्युत, सहसंयोजक, अंतराण्विक या धात्विक। और देखिए, यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात जो इन स्रोतों से निकल के आती है वो ये है कि ये वर्गीकरण सिर्फ चीजों को अलग अलग नाम देना या डिब्बों में रखना नहीं है। यह हमें दिखाता है कि कैसे किसी पदार्थ की अंदरूनी माइक्रोस्कोपिक बनावट, मतलब कण कैसे जमे हैं, किस तरह के बंधन से जुड़े हैं, वही सीधे सीधे उसके बाहरी मैक्रोस्कोपिक गुणों को तय करती है। कठोरता, गलनांक, चालकता, लचीलापन, ये सब असल में उस अंदर की अदृश्य दुनिया में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नाच चल रहा है उसी का नतीजा है। वाओ! ये वाकई में पदार्थ की संरचना और उसके गुण के बीच का एक बहुत गहरा, फंडामेंटल और सच कहूं तो खूबसूरत रिश्ता है। जो अंदर हो रहा है वही बाहर दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा, संरचना ही गुण है एक तरह से। जी। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए सोचने को। क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इन चार जानी पहचानी श्रेणियों के बीच की लकीरों को थोड़ा धुंधला करती हों? शायद जिनमें एक से ज्यादा तरह के बंधन काम कर रहे हों, या जिनकी बनावट इन चारों में पूरी तरह फिट ना बैठती हो। और क्या भविष्य में जैसे जैसे हम पदार्थ को और बेहतर तरीके से कंट्रोल करना और समझना सीखेंगे, क्या एटम्स के बीच कुछ अजीबोगरीब नए तरह के बंधन या बिल्कुल नई तरह की 3D जमावट के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के बिल्कुल नए प्रकार खोजे जा सकते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, तो इस पर विचार करने के लिए कुछ दिलचस्प सवाल हैं। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।